नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 19 अगस्त 2020 है, दिन है वेंसडे, और आज के दिन की डिस्कशन की शुरुआत करेंगे हम एक टिप के साथ। या फिर ये कोट तो नहीं है, लेकिन कई बार आपने इसको सुना होगा, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका मतलब ये है कि जो समय आपके हाथ से चला गया है, जो मिस्टेक्स आपने की हैं, उसके बारे में रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़ कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंस है। थॉमस अल्वा एडिशन के जीवन में ये हुआ था कि वो जिस जगह पर काम कर रहे थे, तो वो जगह जो है वो जलकर राख हो गई। और वो सुबह वहाँ पर बैठकर देख रहे थे, तो उनके जो मिसेस हैं वो आए और उन्होंने बताया कि अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। तो उस टाइम पर उन्होंने ये बताया था कि चीज़ें बर्बाद नहीं हुई हैं, हमें एक और मौका मिला है कि जो भी चीज़ हमने की थी उसको हम और अच्छी तरीके से कर सकें। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रबल्ड वाटर्स के बारे में। ये एक बहुत ही नया टॉपिक है। उसके बाद राइट टू नो के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, और ये हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने लिखा है। फेसबुक के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। फिर एक ऑल टुगेदर न्यू आर्टिकल है। सियोल यानी कि साउथ कोरिया और इंडो पैसिफिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल हमारे फॉर्मर एम्बेसडर साहब ने लिखा है। और लास्ट जो एक आर्टिकल है, ये भी काफ़ी एक नया टॉपिक है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी सारी डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। वक्त हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, तो लेट्स क्रैक ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर, भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए है। ये आपकी प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर कर लेता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 31 अगस्त 2020 तक हमारे स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर ईएमआई की ऑफर भी चल रही है। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। ट्रबल्ड वाटर्स। सबसे पहले तो मैं आपको दुनिया का मैप दिखा दूं। दुनिया के मैप में हमें फोकस करना है इस रीजन पर, राइट। ये वाला जो रीजन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रीजन है, क्योंकि यहाँ पर आपको तीन संस्कृति आप कह सकते हैं, या फिर तीन कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर मिलते हैं। एक है यूरोप, एक है अफ्रीका, और एक है एशिया, राइट। ये वाला रीजन जो है इसको कहते हैं वेस्ट एशिया। इस वाले रीजन को हम कहते हैं नॉर्थ अफ्रीका, और ये यूरोप का रीजन है, राइट। तो लेट मी ज़ूम इट अप फॉर यू गाइस। तो ये वाला रीजन है मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर के बारे में आप जानते होंगे। हमने इसके बारे में कई बार ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है। तो ये आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए था। ज़्यादा जानकारी के लिए यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ टुडेज लेक्चर, और उसके बाद आप आराम से इस मैप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस रीजन के ऊपर आपको फोकस करना है। मेरे पास कुछ और भी फोटोज़ हैं जिससे आप इस रीजन को, नॉट रीजन को, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट लाइन के साथ। मेडिटेरेनियन सी, ये जो भूमध्य सागर है, उसमें लास्ट वीक ऐसा हुआ कि टर्की जो है, टर्की ने अपना एक एक्सप्लोरेशन वेसल, यानी कि एक बहुत बड़ा जहाज़ जो है, जो एक्सप्लोरेशन के लिए जाता है, मिनरल्स मटेरियल्स को ढूंढने के लिए जो एक जहाज़ भेजा जाता है, तो इसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन वेसल। तो ऐसा एक वेसल उन्होंने भेजा, और सिर्फ ये वेसल नहीं था, वेसल के साथ था उनका नेवल पावर, यानी कि नेवी की जो शिप्स हैं वो भी इस एक्सप्लोरेशन वेसल के साथ थी। अब ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है कि आप अपने एक्सप्लोरेशन वेसल के साथ नेवल शिप्स को क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिला है गैस। 3.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर, ऐसा एस्टिमेशन है कि इतना गैस यहाँ पर मेडिटेरेनियन रीजन के, इस पर्टिकुलर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में आपको इतना, ईस्टर्न यानी कि ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर इस रीजन की बात हो रही है कि यहाँ पर आपको इतना गैस, मीन्स एस्टिमेट ये है कि इतना गैस यहाँ पर है। अगर इतना गैस मिलता है तो वेनेजुएला और नाइजीरिया के पास जितना गैस है उतना गैस यहाँ पर हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि यूएसए जो है, एक बहुत बड़ा एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है, तो उसको 10 सालों तक आप चला पाए, इतना गैस यहाँ पर है। तो यहाँ के अलग अलग देश, जैसे कि इजिप्ट, साइप्रस, ग्रीस, टर्की, इज़राइल, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, ये सारे देश जो हैं वो इस पर्टिकुलर केक का एक सबसे बड़ा, या फिर पूरी की पूरी केक जो है वो खा जाना चाहते हैं। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरे देश भी रेजिस्ट करेंगे।
अब टर्की ने अपनी ये एक्सप्लोरेशन वेसल और नेवल शिप भेजी तो फ्रांस ने भी ग्रीस की मदद करने के लिए अपनी वॉरशिप्स जो हैं उसको डिस्पैच किया। इजिप्ट ने तो यहाँ पर ऑलरेडी ये जो पूरा रीजन है आप देख सकते हैं, ये वाला रीजन जो इजिप्ट का जो पोर्शन है, तो वहाँ पर जो भी गैस निकला है तो इजिप्ट ने तो इसको ऑलरेडी एक्सप्लॉइट करने की शुरुआत कर दी है और इसको एक्सपोर्ट भी करने लगा है। लेबनान नाम का जो देश है वो फ्रांस और रशिया की मदद से यहाँ पर कॉमर्शियल ड्रिलिंग कर रहा है और यूरोपियन यूनियन का प्लान ये है कि अगर हमें यहाँ से गैस मिल जाता है तो रशिया के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन भी इस गैस में इंटरेस्टेड है और इसी को लेकर एक ईस्ट मेड पाइपलाइन, आपकी स्क्रीन के ऊपर है तस्वीर, थैंक्स टू अल जजीरा की वेबसाइट में से मुझे ये फ़ोटोज़ मिले हैं। तो आप देखिए कि ये पाइपलाइन जो है ये 1900 किलोमीटर की पाइपलाइन है, इज़राइल साइप्रस को कनेक्ट करते हुए यहाँ से गैस जो है वो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजा जा सकता है। European members and its allies in West Asia and North Africa made a plan to build a gas pipeline from the Mediterranean to Europe's mainland. They kept Turkey out of it. टर्की को इसमें से बाहर रखा और टर्की इससे काफ़ी नाराज़ हुआ। प्रॉब्लम यह है कि टर्की और ग्रीस जो हैं उनका जो मैरीटाइम क्लेम है, यानी कि कितना समुंदर उनका है कितना समुंदर टर्की का है, इसको लेकर वहाँ पर बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं। एज यू कैन सी दिस इज़ ग्रीस हियर एंड दिस इज़ टर्की हियर, तो दोनों के बीच में बहुत सारे आइलैंड्स यहाँ पर बिखरे हुए हैं। तो एक लंबे टाइम से ये इश्यू जो है यहाँ पर चल रहा है। ईस्ट मेड गैस फोरम यहाँ पर बनाया गया और इस फोरम में ऑफ कोर्स साइप्रस हैं, इजिप्ट हैं, ग्रीस, इज़राइल, इटली, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, ये सारे देश हैं, लेकिन इसमें से भी टर्की को बाहर रखा गया। अब टर्की और लीबिया अफ्रीका का एक देश है, इन दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप है। लीबिया की जो सरकार है उसको अंकारा, यानी कि अंकारा जो कैपिटल है टर्की का, यानी कि जो टर्की की सरकार है वो लीबिया की सरकार की ओपनली मदद करती हैं और उन्होंने ये बताया कि आप अपना जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसको थोड़ा अप कर दीजिए, उसका क्लेम बढ़ा दीजिए। और दोनों का देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है एक दूसरे के साथ मीन्स लीबिया कहता है कि हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो इतना है और टर्की जो है वो कहता है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो इतना है, और यहाँ पर दूसरे देश जो हैं उनके कॉन्टिनेंटल शेल्फ और इन सारी चीज़ों के उल्लंघन कर रहे हैं ये दोनों देश। तो ग्रीस क्लेम्ड द टर्किश जोन वायोलेटेड इट्स मैरीटाइम सॉवरेनिटी। ग्रीस ने ये इल्ज़ाम लगाया कि टर्की जो है वो हमारी मैरीटाइम सॉवरेनिटी जो है इसका उल्लंघन कर रहा है। ग्रीस ने अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अनाउंस किया विथ इजिप्ट और ये टर्की का जो जोन है उसके साथ क्लैश हो रहा है। तो अब आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि क्योंकि यहाँ पर देश जो हैं वो एक दूसरे के से बहुत नज़दीक हैं, तो यहाँ पर एक लंबे टाइम से ये इश्यू चल रहा है और अब यहाँ से गैस निकला है तो सारे देश जो हैं मीन्स एस्टिमेट लंबे टाइम से, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते पहले ही पता चला है, लेकिन एक लंबे टाइम से ये टसल जो है वो चल रही है। लेकिन इसका एक एग्रेसिव स्वरूप हमें देखने को मिला जब टर्की ने स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको बताया, टर्की ने जब ये नेवल शिप भेजी और उसके बाद फ्रांस ने अपनी एक नेवल शिप भेजी ग्रीस की मदद के लिए, तो अब यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा गर्म हो चुकी हैं या फिर चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा बर्निंग या फिर हॉट होने लगी हैं। ये एक बहुत ही हाईली कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है और इसमें बहुत सारे रीजन, यूरोप, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका के देश और उनके रीजन्स जुड़े हुए हैं और चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती हैं और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। अब साइप्रस नाम का जो देश है ये फिज़िकली डिवाइडेड है। साइप्रस का ये वाला पोर्शन जो है इसको यूएन का रिकॉग्निशन मिला है और ये वाला पोर्शन जो है वो टर्की के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो साइप्रस भी कहता है कि हमारा भी वायोलेशन यहाँ पर हो रहा है और अब फ्रांस जो यूरोप का सबसे ताकतवर मिलिट्री देश है तो उसने साइप्रस और ग्रीस की मदद करने की शुरुआत कर दी है। दूसरी तरफ से टर्की भी चुप नहीं बैठेगा तो चीज़ें यहाँ पर एक भयानक स्वरूप ले सकती हैं। बेस्ट रास्ता तो यही है कि ये सारे देश जो हैं वो मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि अपने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये सारे देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक टकराव का माहौल यहाँ पर पैदा करेंगे, ये थोड़ा और एग्रेशन दिखाएंगे और उसके बाद शायद एक लंबे टाइम के बाद शायद यहाँ पर हमें कोई पीस देखने को मिले, वरना चीज़ें जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर बिल्डअप होती जाएगी।
तो आई होप ये एक नया टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। अब बात करते हैं राइट टू नो के बारे में। राइट टू नो से जन्म हुआ राइट टू इन्फॉर्मेशन का। तो राइट टू नो जो है ये इसका बेस है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये इसका एक बाई प्रोडक्ट है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब होम मिनिस्ट्री ने एक गैजेट नोटिफिकेशन से 15 जुलाई 2019 को, आज से एक साल पहले, एक हाई लेवल कमिटी को गठित किया। इस कमेटी के हेड थे रिटायर्ड जज गुवाहाटी हाई कोर्ट के और एडवोकेट जनरल्स इसके पार्ट थे। इस पर्टिकुलर कमेटी को ये काम करना था कि क्लॉज 6 जो हैं उसके बारे में रिकमेंडेशंस देने थे, आसाम एकॉर्ड और असमीज पीपल को डिफाइन करना था। अब ये जो कमेटी है उसने अपना रिपोर्ट तैयार कर दिया मिड फरवरी 2020 में। इस रिपोर्ट को उन्होंने सबमिट किया आसाम के चीफ मिनिस्टर को। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने इस रिपोर्ट को 20 मार्च को यूनियन होम मिनिस्ट्री की ऑफिस में सबमिट कर दिया। तब से लेकर आज तक इस रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, कुछ भी नहीं किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बस ऐसे ही रिपोर्ट के ऊपर बैठ गई थी। तो फिर ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि AASU ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ कर दिया। अब रिपोर्ट को रिलीज़ किया तो डेफिनेटली सरकार जो है इसके ऊपर नाराज़ होगी, लेकिन AASU ने यह बताया कि इस रिपोर्ट को हमने इसलिए रिलीज़ किया है कि सबसे पहली बात तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं ली थी और दूसरी चीज़ ये है कि ये लोगों का अधिकार है। राइट टू नो जो है ये पीपल का एक प्रकार का अधिकार है, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि इस रिपोर्ट में क्या था। तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए AASU ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ कर दिया। वैसे हमारे देश में रिपोर्ट के ऊपर बैठ जाना जो है या फिर रिपोर्ट को ऐसे ही टेबल के ऊपर रख दिया, फिर ड्रॉअर में रख दिया और फिर वो टेबल वहाँ पर मीन्स वो रिपोर्ट जो है एक लंबे टाइम तक वहाँ पर ही रह जाता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। वोहरा कमेटी ने अपना एक रिपोर्ट दिया था कि पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के बीच में एक मिलीभगत है, एक नेक्सस जो है, और इस रिपोर्ट को सबमिट किया और 2 सालों तक ये रिपोर्ट जो है वो ऐसे ही पड़ा रहा और फिर लोगों ने जब इसका विरोध किया तब जाकर इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा गया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर राइट टू नो जो है इसके बारे में आज से लगभग 50 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था। 1975 की बात है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राज नारायण, ये एक केस था सुप्रीम कोर्ट का और इस केस में बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की कि कैबिनेट के पेपर्स हैं, फॉरेन ऑफिस डिस्पैच, फिर जो सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए कुछ पेपर्स हैं, फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो मीटिंग होती है, इंटर डिपार्टमेंटल हाई लेवल मीटिंग्स की जो मिनट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें रिलीज़ नहीं की जा सकती और सरकार का ये कहना था कि ये सारी चीज़ें रिलीज़ नहीं की जा सकती। लेकिन फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। जस्टिस मैथ्यू के शब्द जो हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। The people of this country have a right to know every public act, everything that is done in public way by their public functionaries. They are entitled to know the particulars of every public transaction in all its bearing. The right to know, which is derived from the concept of freedom of speech, though not absolute, is a factor which should make one wary when secrecy is claimed for transactions which can, at any rate, have no repercussion on public security. कहने का मतलब ये है कि ये जो राइट टू नो है ये लोगों का अधिकार है। अगर पब्लिक फंक्शनरीज जो हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो ये लोगों का अधिकार है कि उनको पता चले कि वो डिसीजंस उन्होंने क्यों लिए, कैसे लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों के पास होनी चाहिए, आप इसको छिपा नहीं सकते। राइट टू नो जो है उसका जन्म फ्रीडम ऑफ स्पीच से हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, आप किसी को ऐसे गालियां नहीं दे सकते, आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, राइट। आप अगर कुछ ऐसा कहते हैं जिससे 2 लोगों के बीच में युद्ध जैसी सिचुएशन हो जाती है तो वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो आप इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। लेकिन राइट टू नो जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सीक्रेट एक्ट में रख सकते हैं, जिसको आप सीक्रेट रख सकते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद उसको ओपन फोरम में आपको रिलीज़ कर देना चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। फॉर एग्जांपल फ़िलहाल चाइना के साथ हम क्या कर रहे हैं या फिर स्ट्रेटजी हमारी क्या है, ऑफ कोर्स वो पब्लिक
डिस्कोर्स में नहीं रखी जा सकती, लॉजिकल हैं, क्योंकि चाइना को फिर पता चल जाएगा कि हम क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं। लेकिन आज से 10-15 साल के बाद ये सारी चीज़ों को जब हमें लगे कि अब इसका कोई थ्रेट नहीं है, तब इन सारी डिसीजंस को, इन सारी चीज़ों को हम लोगों के सामने रख सकते हैं, इज़ इट? तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं जस्टिस मैथ्यू ने उस टाइम पर कहने की कोशिश की थी या फिर कहा था। एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1981 एंड फ्यू अदर्स डिसीजन, ये एक केस था एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1981, और इसमें जस्टिस वेंकटा रमैया ने यह बताया था कि द टेंडेंसी इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन रिसेंट टाइम्स इज टू लिबरलाइज द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन the right of citizens to know what is happening in the various public offices. The emphasis now is more on the right of a citizen to know than his need to know the contents of the official documents. Very quickly मैं आपको बता दूं कि जस्टिस वेंकटा रमैया ने यह बताया कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में 1981 की बात है कि सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में धीरे धीरे सिटीजन्स जो हैं उनको वहाँ की सरकारें जो हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। अब वो वक्त नहीं है कि नीड टू नो, कि लोगों को क्या जानना चाहिए, नहीं, लोगों का अधिकार है कि वो जो भी चीज़ जानना चाहे वो जान सकें। नीड टू नो यानी कि सरकार डिसाइड करेगी कि आपको क्या जानना चाहिए। राइट ऑफ ए सिटीजन टू नो का मतलब यह है कि जो लोग हैं वो जो जानना चाहे वो उनको, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो आपको देनी पड़ेगी। यशवंत सिन्हा वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2019 का ये जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूएसए की सुप्रीम कोर्ट और उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स 1971 का जो केस था जिसमें पेंटागन के पेपर्स को न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिलीज़ कर दिया था, तो उस टाइम पर जस्टिस मार्शल ने ये बताया कि आप ये पेंटागन यानी कि वहाँ की जो डिफेंस सिक्योरिटी मीन्स डिफेंस के साथ जुड़ी हुई, सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई जो बिल्डिंग है या फिर ऑफिस जो हैं, तो ये सारे पेपर्स जो हैं वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिलीज़ किया, तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ये सारे जो पेपर्स हैं वो आपको ऑफ कोर्स पब्लिक के सामने रखने ही चाहिए, और इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रखे हैं तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं की है। जस्टिस के एम जोसेफ ने सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में बताया था कि सिटीजन्स जो हैं उनको एक सर्टिफाइड कॉपी जो भी डॉक्यूमेंट्स की चाहिए वो उनको मिल सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है कि सीक्रेट एक्ट और ये सारी चीज़ों का नाम देकर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं किया जाता। और एसपी गुप्ता साहब ने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि अगर चीज़ें जो हैं वो सीक्रेसी में, पर्दे के पीछे सारी चीज़ें चलती रही और डिसीजंस लिए जाने लगे, तो फिर ऑपरेशन होने लगे। ऑपरेशन यानी कि लोगों को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, करप्शन होगा, पावर और अथॉरिटी का मिसयूज़ होगा, और ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक कंट्री में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारी चीज़ें प्रमोट नहीं की जाती, इज़न्ट इट? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, फेसबुक के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। फेसबुक अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। देखिए, फेसबुक जो हैं उसके लिए भारत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फेसबुक के 340 मिलियन यूज़र हैं हमारे देश में, और उनका ही एक प्रोडक्ट है व्हाट्सएप के 400 मिलियन यूज़र हैं हमारे देश में। अभी कुछ टाइम पहले की बात है जब फेसबुक ने ये अनाउंस किया कि वो रिलायंस जियो में $5.7 बिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट कर रही है। अप्रैल 2020 की बात है जब लॉकडाउन के टाइम पर ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली थी। बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये कई बार बताया है कि फेसबुक जो हैं ये एक बहुत बड़ा जायंट, एक मीन्स एक फेसबुक को टेक जायंट कहा जाता है, और ये फेसबुक जो है वो कई लेवल पर फेल रही है। हेटफुल और मिसलीडिंग कंटेंट जो है, हेट न्यूज़ या फिर हेट स्पीच या फिर गलत फेक न्यूज़, ये सारी चीज़ें फेसबुक में हमें पढ़ने को देखने को मिलती है, लेकिन इसको कंट्रोल करने में फेसबुक जो है वो नाकामयाब रही है। ये पर्टिकुलर टॉपिक टेबल के ऊपर इसलिए है क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, और इस रिपोर्ट में ये बताया है कि बीजेपी के एक एमपी ने एक हेट स्पीच दी थी और इसको रोक नहीं पाया फेसबुक। कई लोगों का कहना यह है कि क्योंकि फेसबुक जो है उसके लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो कहीं ना कहीं फेसबुक जो है वो रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, या फिर बीजेपी अगर कुछ गलत करती है तो फेसबुक इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं उठाती है। ऐसा इल्ज़ाम फेसबुक के ऊपर फ़िलहाल लगाया जा रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब इसमें हमें एक स्प्लिट देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें कुछ कांग्रेस के मेंबर्स होंगे, कुछ बीजेपी के मेंबर्स होंगे। तो बीजेपी के मेंबर्स कहेंगे कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, कांग्रेस के मेंबर्स या फिर ओपोजिशन के मेंबर्स कहेंगे कि नहीं, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को आप यहाँ पर बुलाइए और पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने वो अपना बयान दे, एक एक्सप्लेनेशन दे कि क्यों इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो फेसबुक चला रहा है। देखिए,
फेसबुक को ऐसे भी हमें नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के हित और हमारी जो एक लोकतांत्रिक वैल्यूज़ हैं उसके खिलाफ होगा अगर कोई बड़ी कंपनी इस प्रकार के डिसीजंस लेती है। और यहाँ पर सिर्फ फेसबुक की भी बात नहीं है, हर एक सोशल मीडिया के ऊपर आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। हेटफुल, इंसाइटफुल, फेक न्यूज़, इनएक्यूरेट कंटेंट, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं। दंगे फसाद हो जाते हैं और कई लोगों के करियर बर्बाद हो जाते हैं इस प्रकार के फेक न्यूज़ और हेट स्पीच की वजह से। और इतनी बड़ी कंपनी के लिए सिर्फ प्रॉफिट ही उनका मेन ड्राइविंग फोर्स नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने पैसे तो कमा लिए हैं, अब उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि उनका एक कैरेक्टर के, इतनी बड़ी कंपनी जो है वो आज एग्जाम्पल सेट करेगी तो दूसरी कंपनीज भी ऐसे काम करने के ऊपर मजबूर हो जाएगी कि वो भी नीति से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करें। ये एक लक्ष्य होना चाहिए इन बड़ी कंपनीज़ का, ताकि वो छोटी कंपनीज भी इनसे इंस्पायर हों। फिर बात करते हैं सियोल एंड इंडो पैसिफिक रीजन। सियोल यानी कि साउथ कोरिया, और ये पूरा रीजन ये पैसिफिक ओशियन वाला रीजन है। यहाँ से आपको इंडियन ओशियन रीजन दिखता है। तो सियोल एंड इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर हमारे फॉर्मर एम्बेसडर साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है। चाइना का जिस प्रकार का एक एम्बिशन है, इससे कोरियन पेनिनसुला और साउथ कोरिया काफ़ी वाकिफ़ है। उनको पता है कि कोरिया जो चाइना है उनका बिहेवियर किस प्रकार का है। एक वक्त था 1895 की बात है जब चाइना जापान से एक युद्ध हार गया और ये पूरा कोरियन पेनिनसुला जो है वो फिर जापान के कब्ज़े में आ गया और उसी के साथ साथ ताइवान भी आ गया। उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी। अब इनकी डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली इनकी एक शेयर्ड हिस्ट्री है। एक वक्त था जब चाइना का कंट्रोल था इसके ऊपर, फिर जापान का कंट्रोल आ गया ताइवान और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के ऊपर। फिर विश्व युद्ध हुए और ये सारी चीज़ें हुई और फिर 1950s के टाइम पर दो कोरिया बन गए, नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को चाइना और यूएसएसआर का सपोर्ट था, साउथ कोरिया को यूएसए का सपोर्ट था। और जब यूएसए साउथ कोरिया की मदद कर रहा था तो उस टाइम पर चाइना ने कोरियन वॉर में यूएसए के खिलाफ कुछ स्टेप्स उठाए और बताया जाता था कि उस टाइम पर चाइना और यूएसए के बीच में भी एक युद्ध होने की शक्यता थी और सारी चीज़ें फिर जो हैं वो ख़त्म हो गई। एनीवे, चाइना का जिस प्रकार का बिहेवियर है सेनकाकू आइलैंड को लेकर, ईस्ट चाइना सी में, स्पार्टली आइलैंड में, साउथ चाइना सी में, और भारत के साथ जो इश्यूज़ चाइना कर रहा है, इन सारी चीज़ों को साउथ कोरिया अच्छी तरीके से जानता भी है और ऑब्जर्व भी कर रहा है। पेंडेमिक के टाइम पर क्वाड के बारे में हमने डिस्कशन की थी, जिसमें 4 देश हैं, क्वाड्रिलेटरल जिसको कहते हैं। इसमें यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है और इसमें दूसरे देशों को भी ऑन बोर्ड लाया गया। इसमें साउथ कोरिया के साथ भी कंसल्टेशन की गई। फिर एक 5 आइज़ ग्रुप है जिसमें टेलीकम्युनिकेशन और इन सारी चीज़ों की जो एक इंटेलिजेंस है वो शेयर की जाती है। इसमें यूएसए हैं, यूके हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। तो इसमें और देश जैसे कि इंडिया को ऐड करना, साउथ कोरिया को ऐड करना, तो ये सारी बातें हो रही हैं। तो जहाँ तक ये क्वाड की बात करें या फिर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो इसमें साउथ कोरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और ये इंटेलिजेंस शेयरिंग से नॉर्थ कोरिया की जो मीन्स डेटा और ये सारी चीज़ें भी साउथ कोरिया को मिलेगी, तो साउथ कोरिया इससे भी इंटरेस्टेड है। ओके, नाउ द थिंग इज़ कि साउथ कोरिया जो है वो चाइना को छोड़ नहीं पा रहा है। चाइना साउथ कोरिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी साउथ कोरिया में चाइना ने किया है और चाइना में साउथ कोरिया का भी इन्वेस्टमेंट चाइना में है। तो ट्रेड रिलेशनशिप दोनों के काफ़ी अच्छे हैं। और एक वक्त था जब 2017 में थर्ड क्राइसिस, बताइए थर्ड जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूएसए की एक मिसाइल सिस्टम है। तो ये जो थर्ड क्राइसिस हुई थी 2017 में, जब इस थर्ड को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया तो उस टाइम पर बीजिंग काफ़ी नाराज़ हो गया और बीजिंग ने फिर बदला लिया। साउथ कोरिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टूरिज़म इंडस्ट्री, इन सारी चीज़ों को टारगेट किया और फिर साउथ कोरिया जो है वो इससे झुक गया और साउथ कोरिया ने 3 नोज़ को अडॉप्ट किया। नो एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ थर्ड बैटरीज, के थर्ड को यहाँ पर डिप्लॉय नहीं करेंगे। नो इंटीग्रेशन इनटू यूएस लेड रीजनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड नो ट्राइलेटरल अलायंस विथ यूएसए एंड जापान। तो चाइना का प्रेशर, ट्रेड प्रेशर जो है वो साउथ कोरिया सह नहीं पाया। साउथ कोरिया, जापान और यूएसए के बीच में ये ट्राइलेटरल मिसाइल वार्निंग एक्सरसाइज जून 2016 से चल रही हैं और हर साल जॉइंट सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सारेक्स जिसको कहते हैं, ये भी हर साल होती हैं। जुलाई 2014 से तीनों देशों के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी मिलते रहते हैं
कई बार मिल चुके हैं इनफैक्ट। लेकिन जापान और साउथ कोरिया के बीच में भी ट्रेडिशनल राइवलरीज हैं, और साउथ कोरिया जो है वो कई बार अनरीजनेबल डिमांड्स करते रहता है, तो इसकी वजह से जापान ने कई जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मटेरियल्स थे वो भी प्रोवाइड करने से मना कर दिया, जिसका इस्तेमाल सैमसंग और एसके हाइनिक्स करते थे ड्राम्स बनाने के लिए, डायनेमिक रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। और ये ड्राम्स जो हैं वो फिर चाइना की हुआवे कंपनी को बेचा जाता था। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए फिर साउथ कोरिया और टोक्यो के बीच में जो राइवलरी है इसको ध्यान में रखते हुए टोक्यो ने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना बंद कर दी। फिर यही इश्यूज़, ये जापान और साउथ कोरिया के बीच में जो ट्रेडिशनल इश्यूज़ चलते रहते हैं, तो इसकी वजह से ये जो उनका एक जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल नहीं पाया। लेकिन पॉजिटिव्स कुछ देखें तो D10 क्लब, जिसमें G7 मेंबर के साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को ऐड करने की बात है, तो ये काफ़ी एक उत्साहवर्धक है। और साउथ कोरिया जो हैं वो एक बहुत ही टाइट रोप के ऊपर, टाइट रोप यानी कि एक तरफ डिफेंस भी उनकी आवश्यकता है, एक तरफ इकोनॉमी भी, उनको मीन्स दोनों अपने दोनों पैर जो हैं वो दोनों जगह पर रखना चाहते हैं, यूएसए के साथ भी और चाइना के साथ भी। उनको पता है कि चाइना का बिहेवियर कैसा है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ अपनी पार्टनरशिप जो है वो उसको कम नहीं कर पा रहे, अपना डिपेंडेंस कम नहीं कर पा रहे। कई बार वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी जुड़ने की बात करते हैं, उसको सपोर्ट करने लगते हैं। और AIIB जो हैं उसकी भी मेंबरशिप है उनकी। तो अब इसकी वजह से यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में भी थोड़ी दरारें हमें देखने को मिली हैं, और ये चाइना के लिए बहुत ही अच्छी बात है। चाइना तो इससे खुश ही होगा कि साउथ कोरिया जो है ये यूएसए को छोड़कर उनके साथ परमानेंटली चला है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये साउथ कोरिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह से क्वाड और आसियान के देश साउथ कोरिया के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। इंडिया ने K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर यहाँ पर डिप्लॉय किए हैं आसियान रीजन में, और साउथ कोरिया की पार्टनरशिप भी काफ़ी अच्छी है आसियान के देशों के साथ। तो उनको चाइना का जो एक लॉन्ग टर्म प्लान है वो जानते हैं, तो फिर इट इज़ बेटर कि वो धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करने लगे, राइट। वो एक साउथ कोरिया एक मिडिल पावर है, और मिडिल पावर का एक ग्रुप है मिक्ता। तो मिक्ता में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन सारे देशों के साथ मिलकर वो इंडो पैसिफिक को ओपन फ्री बनाने के लिए उनको काम करना चाहिए। और ये जो चाइना और यूएसए के बीच में जो टग ऑफ वॉर चल रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रेड वॉर, तो इसमें साउथ कोरिया को अपना एक मन बनाना होगा कि उनको किस जगह पर रहना है, किसके साथ रहना है। एज फार एज ग्लोबल पावर इज़ कंसर्न वो यूएसए को सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब ट्रेड और इकोनॉमिक प्रेशर चाइना उसके ऊपर डालता है तो वो फिर घुटने टेक देता है। तो ये चीज़ जो है वो एक लंबे टाइम तक नहीं चल सकती। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के ऊपर लिखा गया है। ये आर्टिकल लिखा है रितु कुमार ने। रितु कुमार जो हैं बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं, और वो कहते हैं कि ये जो पेंडेमिक हुआ और उसके बाद जो ये LAC का जो इश्यू हुआ है, तो अब भारत को अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल का जो ट्रेड है खास तौर पर, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करना होगा। खास करके चाइना से जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, चाइना से आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पर गणेश उत्सव जो होता है तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक त्योहारों पर चाइना से मूर्तियाँ आती रहती थी। तो क्या ये हम हमारे त्योहारों के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, क्या हम उसको भी यहाँ पर पैदा नहीं कर पाते? क्या ऐसी सिचुएशन हो गई, क्या इतने डिपेंडेंट हो गए, और ये डिपेंडेंसी जो है वो कितनी भारी पड़ सकती है, वो इस आर्टिकल में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ है हमारे देश की, जो हैंडीक्राफ्ट है, बहुत सारी साड़ियाँ हैं और बहुत सारे अलग अलग बनारसी साड़ी हैं, और इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग रीजन में साड़ी हैं, अलग अलग कपड़ा हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई 1-2-3 साल में हमने सीखा, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, और कहीं ना कहीं ये हमारा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर हमारे देश का अगर कोई है तो वो है टेक्सटाइल। और इसमें ये क्षमता है कि हमारे देश में ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये वेल्थ जनरेट कर सकें। जैसे मैंने बताया कि ये जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैं ये हमारा इनहेरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। 16 मिलियन लोग जो हैं इसके साथ जुड़े हुए, स्पेशलाइजेशन है इनकी, और ये एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते हैं। 16 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट स्पेशलाइजेशन वाली ऑफर जो है वो ये क्षेत्र प्रोवाइड करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
अब एग्जाम्पल इसमें जो दिया गया है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। यूरोप की बात करें अगर, इटली, स्पेन, फ्रांस, फैशन, मिलान का फैशन शो आपने सुना होगा, बहुत सारे परफ्यूम्स और बहुत सारे टॉप जो कंपनीज हैं, सूट्स बनाने वाली कंपनीज और जूते, रे बैन एक्सेट्रा, फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो ये सारी कंपनीज जो हैं, ये इनका जो वर्साचे हैं, गुची हैं एक्सेट्रा, ये सारे कहाँ के हैं? ये सारे इटली और फ्रांस और इन सारे देशों के परिवार हैं, राइट। ये सारी सरनेम्स हैं और उनके उनके एक ट्रेडिशनल उनका जो एक कपड़ा और डिज़ाइनिंग वो करते थे और उससे वो एक दुनिया के ऊपर मीन्स इतना बड़ा बिलियन डॉलर का बिजनेस बन गया और एक यूरोप के लिए बहुत सारी वेल्थ जो हैं इस बिजनेस ने जनरेट की। लेकिन फिर यूरोप एक चक्कर में फंस गया, राइट। यूरोप ने क्या किया कि चाइना के जो बिजनेसेस हैं उनको अपनी क्राफ्ट जो एक परंपरा जो थी, ये परंपरा उन्होंने सिखा दी कि कैसे काम किया जा सकता है, कैसे इसको बनाया जा सकता है। ये सारी टेक्निक्स उनको इसलिए सिखाई क्योंकि यूरोप चाहता था कि चीपेस्ट तरीके से बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार किया जाए, लेकिन इसी परस्यूट ऑफ चीप मर्चेंडाइज ने उनको एक मुसीबत में डाल दिया। चाइना ने ये सारा क्राफ्ट सीख लिया और फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स के ऊपर मेड इन फ्रांस, मेड इन इटली, ये सारी चीज़ें लिख लिख कर वो यूरोप की मार्केट में बेचने लगे। लोगों को पता भी नहीं चलता कि आपने ओरिजिनल गुची पहना है या फिर मेड इन चाइना गुची है जिसमें मेड इन फ्रांस लिखा हुआ है। तो फिर लोग जो हैं वो मीन्स पहले जो इसका एक चार्म था वो धीरे धीरे मीन्स हर एक कोई इसको पहनने लगा, अफोर्ड करने लगा और ये सारी ब्रांड्स जो हैं वो बर्बाद हो गई। बहुत सारे इटालियन फैमिली एंटरप्राइजेस जो हैं वो ख़त्म हो गए। तो ये गलती की यूरोप ने। उज़्बेकिस्तान की बात करें, उज़्बेकिस्तान जो देश हैं सेंट्रल एशिया का देश है, सिल्क रूट के साथ जुड़ा हुआ है और वहाँ के कफ्तान्स जो हैं ये काफ़ी फेमस थे। फरगना वैली आप जानते होंगे, बाबर का जन्म यहाँ पर हुआ था, जो अकबर के दादा थे बाबर, तो उनका जन्म यहाँ पर हुआ था फरगना वैली में। और वहाँ की जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट थी वो काफ़ी रिच थी क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सिल्क रूट एंड उसकी एक हिस्ट्री है। तो ये जो ऋतु कुमार हैं वो जब एक बार उज़्बेकिस्तान जाते हैं इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए, तब उनको पता चला कि उज़्बेकी महिलाएं जो हैं वो मेड इन चाइना, प्रिंटेड इन चाइना, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना कफ्तान्स पहनते थे। और फिर यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया बनारसी साड़ी का। बनारसी साड़ी के बारे में एज ए फैशन डिज़ाइनर वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन वो कहते थे कि इस आर्टिकल में लिखते हैं वो कि बनारसी साड़ी जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और आज के ज़माने में मीन्स अभी जो मिल रही हैं वो काफ़ी हार्ड और उसको पहनना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन उन्होंने मिस वर्ल्ड के लिए, मिस इंडिया एक्सेट्रा के लिए उन्होंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की है और एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने बनारसी साड़ी का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया क्योंकि ओरिजिनल बनारसी साड़ी ही उनको नहीं मिल रही थी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया ब्रिटिश का। एक वक्त था जब 25% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो हमारे देश का एक्सपोर्ट मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट में 25% शेयर हमारे देश का था, वो कम होकर 2% हो गया बिकॉज ब्रिटिश ने जो किया वो हम सब जानते हैं। लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय, पुपुल जयाकर, इन्होंने जो इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाया, तब जाकर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद बच पाई है और अब हमें इसको और ज़्यादा बर्बाद होने नहीं देना चाहिए। भागलपुर की वो बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो पाटबान है तो वहाँ पर चाइनीज़ यान आ चुके हैं। सस्ता बनाने के चक्कर में लोगों ने ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ दिया है और ये एक बहुत बड़ी गलती होगी अगर हम ऐसा करेंगे। तो हमें उज़्बेकिस्तान और यूरोप का जो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है उससे हमें सीखना चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द ये जो चाइनीज़ यान्स जो यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर और इनके यूज़ के ऊपर बैन लगाना चाहिए ताकि हम हमारी हस्तकला और हमारी जो ट्रेडिशनल एक आर्ट है उसको हम बचा सकें। यहाँ पर मुलबेरी सिल्क का मेंशन किया गया है, वो कर्नाटका में आपको मिलता है और ऑर्गेनिक अहिंसा सिल्क जो है वो आपको तेराई रीजन में मिलता है। ये कुछ नाम और चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।